आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्ते, 1 फरवरी है आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर। मेरा नाम कुलदीप मिश्र। इकोनॉमी को पटरी पर लाने की चुनौती है और इस बीच भारत सरकार का इस दशक का पहला बजट आ गया है। सुबह से आप बजट पर कवरेज देख रहे होंगे, लेकिन दिन भर में हम आसान भाषा में समझेंगे कि बजट में क्या दिखाया गया, क्या छुपाया गया, किसको क्या दिया गया, किससे क्या लिया जाएगा, डेड एसेट्स को बेचने का मतलब क्या है और सैलरी वाले लोग निराश क्यों हैं। और बजट से बम बम है शेयर बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी उछाल है, लेकिन क्या शेयर बाजार इकोनॉमी की हालत को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? क्या ये वाकई बजट का रिफ्लेक्शन है? क्या आज के उछाल से कोई निष्कर्ष निकलता है? इस पर बात करेंगे और फिर म्यांमार की बात करेंगे, जहां फिर से तख्ता पलट हो गया है। क्यों म्यांमार में डेमोक्रेसी ज़्यादा टिक नहीं पाती और भारत के लिए इस बदलाव का मतलब क्या है? और आखिर में बात शाहरुख खान की, एक्टर शाहरुख की नहीं, क्रिकेटर शाहरुख की। तमिलनाडु के इस बल्लेबाज को मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई वाले दूरबीन लगाकर क्यों देख रहे हैं? लेकिन पहले हेडलाइंस श्रुतिका से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। उन्होंने इस दौरान कई नई योजनाओं की घोषणा की, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। जनगणना डिजिटली करने के साथ बीमा क्षेत्र में FDI को बढ़ाकर 74% करने का फैसला किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई है। बजट में पेट्रोल डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। पेट्रोल पर प्रति लीटर 2 रुपए 50 पैसे और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए का कृषि सेस लगाया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसका असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार ने दिल्ली के गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट बैन को कल यानी 2 फरवरी की रात 11 बजे तक बढ़ा दिया है। उधर ट्विटर ने किसान एकता मोर्चा और कारवां से जुड़े लगभग 250 ट्विटर अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक कर दिया है। भारत सरकार ने इन अकाउंट्स को बंद करने के लिए ट्विटर को कानूनी नोटिस भेजा था। सरकार का कहना है कि 30 जनवरी को इन ट्विटर हैंडल से गलत और भड़काने वाले ट्वीट्स किए गए। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भरोसा दिया है कि उसका सर्च इंजन बिंग ऑस्ट्रेलिया में गूगल के गैप को भर सकता है। दरअसल एक कानून पर आपत्ति जताते हुए गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में अपने सर्च इंजन को बंद करने की धमकी दी है। म्यांमार की सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नेता आंग सान सू की ने जनता से अपील किया है कि वे सेना द्वारा किए तख्ता पलट को स्वीकार न करें और इसके खिलाफ प्रदर्शन करें। दरअसल आज सुबह आंग सान सू की और म्यांमार के राष्ट्रपति को सेना ने डिटेन कर तख्ता पलट की घोषणा की है। और बजट के प्रावधानों से खुश सेंसेक्स 2314 अंक बढ़कर 48,600 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 646 अंक यानी करीब 4.25% बढ़कर 14,281 अंक पर बंद हुआ। जिसका सबको था इंतजार, वो बजट आ गया। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हमारा डेली पॉडकास्ट दिन भर, और मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। एक समय था कि बजट में वित्त मंत्री शेर सुनाया करते थे। तब तो रेल बजट अलग होता था, तो रेल मंत्री भी सुनाते थे। एक परंपरा सी हो गई थी, पर वो परंपरा अब रही नहीं। पर निर्मला सीतारमण शेर नहीं सुनाती हैं, वो एक चीज़ मिस करते हैं इस कवरेज में। लेकिन बाकी चार्म वही है। 2021-22 का बजट आ गया, और बजट में आपके लिए क्या है, आज दिन भर में इसे आसान भाषा में समझेंगे। पहले ये समझेंगे कि क्या क्या कहा गया है बजट में, बड़े पॉइंट्स क्या रहे, और फिर उसके आगे पीछे की बात करेंगे, एनालाइज करेंगे, सरकार की अप्रोच का एक खाका समझने की एक मोटा मोटी एक कोशिश करेंगे। कोरोना जैसी महामारी के बाद ये बजट आया है और ये इस दशक का पहला बजट है, और इसीलिए एक मोटी लकीर खींचें तो इस बजट में हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसइन्वेस्टमेंट, जिसकी व्याख्या लोग प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावे के तौर पर कर रहे हैं, उस पर जोर दिया गया है। हेल्थ बजट 137% बढ़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening 3 areas: preventive, curative, and well-being.
हमारे साथी ऋतुराज हैं। इन्होंने सुबह से ये बजट फॉलो किया, एक्सपर्ट से भी बात की है। ऋतु, ये स्पीच भी आपने पूरी सुनी वित्त मंत्री की। पहले ये बता दें कि क्या टेक अवेज रहे, मतलब इस बजट के बड़े पॉइंट्स क्या थे? देखिए कुलदीप, ये कोई आम दिनों का बजट नहीं है, यह एक मंदी का बजट है और यह ऐसे समय में आया है जब भारत समेत पूरा विश्व जो है वो कोरोना से जूझ रहा है। तो इसलिए हम भी सबसे पहले बात हेल्थ के लिए क्या किया है वित्त मंत्री ने इस बजट में, उस पर कर लेते हैं। तो आज निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया। इस योजना पर 6 वर्षों में सरकार जो है करीब 64,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाने की भी बात कही गई है। इसके अलावा इस बार हेल्थ सेक्टर का जो बजट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए दिए हैं और साथ में यह भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो और फंड दिया जाएगा। हेल्थ का बजट जो है वो अब 2,32,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा एक चीज़ का हमेशा जिक्र होता है, वह है राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। तो 2021-22 में राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान है। 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जो है उसमें सरकार का लक्ष्य जो है वो 4.5% लाने का है। उसके अलावा अगली जो बड़ी बात है वह कारों को लेकर है। तो अगर हमारे और आपके पास बहुत पुरानी कारें हैं तो थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि वित्त मंत्री ने पुरानी कारों को स्क्रैप किए जाने की बात कही है, जिससे ऑटो कंपनियों को फ़ायदा होगा। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाया जाएगा। निजी गाड़ियों को 20 साल के बाद इन सेंटरों में जाना होगा और कमर्शियल वाहन की बात करें तो 15 साल के बाद उन्हें ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा, जहां पे आपकी गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाएगा। एक बड़ी बात बीमा को लेकर सरकार ने इस बजट में किया है। बीमा कानून 1938 में संशोधन किया गया है। एफडीआई को उसमें 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। तर्क ये है कि इसके बाद विदेशी कंपनियां आएंगी और इसका मकसद देश में बीमा को बढ़ावा देना है। साथ ही एजुकेशन को भी बजट में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बजट के दौरान घोषणा हुई कि 15,000 से अधिक स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत गुणात्मक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। इसके साथ ही 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाने की भी बात कही गई है। डिजिटल पेमेंट पे इस सरकार का बहुत फोकस रहा है, तो डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वैसे तो और भी कई बातें हैं, लेकिन अंत में एक बात सरकारी बैंकों से जुड़ी हुई है, वो बता देते हैं। सरकार अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी देगी। हालांकि जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है उसमें भी सरकार ने बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। तो ये थी कुछ मोटी मोटी बातें जो सरकार ने इस बजट में कही हैं। कुलदीप। हाँ, और सस्ते महंगे के लिहाज से क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ? देखिए कुलदीप, ये जो सस्ता महंगा वाला मामला है इस पे सबकी नज़र होती है। हर बजट भाषण के बाद हम लोग यही खोजते हैं कि भैया क्या महंगा हो गया, क्या सस्ता हो गया। तो इस बजट में मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी जो है उसे सरकार ने बढ़ा दिया है, जिसके बाद मोबाइल और उसका जो चार्जर आता है वो महंगे हो जाएंगे। ये अलग बात है कि कुछ कंपनियों ने अब चार्जर देना बंद कर दिया है। उसके अलावा शराब पर जो है एक नया एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया गया है। इस हिसाब से शराब पीना महंगा हो सकता है, क्योंकि बजट में अल्कोहलिक बेवरेज पर 100% एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है, लेकिन अभी इसका असर कीमतों पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसे सरकार फिलहाल अभी दूसरे तरीके से वसूलेगी। कंपनियों को कहा जाएगा कि आप जो है इस रकम को दीजिए। इसके अलावा खाने के तेल पर भी सेस लगाया गया है, लेकिन इसका भी असर महंगाई पर अभी तत्काल नहीं पड़ेगा। उसके अलावा सोना चांदी जो है, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो सस्ता हो सकता है अप्रैल से। सोना और चांदी पर उत्पाद शुल्क जो है उसके दरों में कटौती की गई है। इसे 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। वहीं सोने चांदी की जो बिस्कुट होती हैं, फिल्मों में जो हम देखते हैं वो बिस्कुट की तस्करी, उस पर भी सीमा शुल्क घटाया गया है। ऐसे में सोने चांदी के सस्ते होने की संभावना है। उसके अलावा सूती कपड़े जो हैं वो महंगे होंगे और सिंथेटिक जो हैं वो सस्ते होंगे। मतलब जो लोग हर हफ्ते निकल जाते हैं मॉल की तरफ कि चलो कुछ खरीद के आते हैं, तो हो सकता है उनके कदम पर थोड़ा लगाम लगे, क्योंकि
बजट के प्रावधान लागू होने के बाद जो है आपका कपड़े खरीदने का जो शौक है वो महंगा हो जाएगा। सरकार ने कपास पर सीमा शुल्क 0 से बढ़ाकर 5% और कच्चे रेशम पर 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो सस्ती होंगी या महंगी होंगी। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा सस्ता और महंगा का, तो हम और आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो ये बजट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का जो ये बजट है इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात कही गई है। एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। अच्छा, विपक्ष ने इस बजट को प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा बताया है कि आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि लोगों के हाथ में कैश रखना तो भूल जाइए, मोदी सरकार देश की संपत्तियों को अपने पूंजीपति दोस्तों को हैंडओवर करने जा रही है। ये उनका स्टेटमेंट है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि गरीबों और किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। बजट में खासकर गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है और इतने लोग जो कोविड के वक्त या लॉकडाउन के वक्त सफ़र हो गए उनके लिए कुछ भी नहीं दिए उन्होंने। और किसानों के बारे में तो उनका रुख पहले से ही अलग है। तो ये बजट पर सत्ता का दावा और विपक्ष का रिएक्शन मैंने आपको सुनवाया। हेल्थ बजट में 137% का इजाफा है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। आम आदमी के लिए टैक्स न घटा है न बढ़ा है। पब्लिक सेक्टर के 2 बैंक और एक सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट होगा, यानी अब सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है क्योंकि उसने एक लक्ष्य रखा है डिसइन्वेस्टमेंट के ज़रिए पैसे जुटाने का। बहुत सारी बातें हैं इस बजट में। इनका मतलब क्या है, ये बजट सरकार की किस अप्रोच को दर्शाता है, ये समझने के लिए हमने बात की हमारे इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के एडिटर और आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमान तिवारी से। अंशुमान जी, बजट जो होता है वो सरकार के खर्चे का बही खाता होता है। वो बहुत कुछ बताता है पर कई चीज़ें छिपा भी लेता है। तो किन रहस्यों से पर्दा अभी नहीं उठ पाया है? अगर मैं बिल्कुल संक्षेप में कहूँ तो बजट का पार्ट ए आपने सुन लिया, पार्ट बी सुन लिया, पार्ट बी का एक पार्ट बी रह गया है और पार्ट बी का पार्ट बी अक्टूबर में आएगा जब सरकार नई कस्टम पॉलिसी डिक्लेयर करेगी। तो हमें पता चलेगा कि सीमा शुल्क की दरों में कितनी फेरबदल हुई, कितनी बढ़ोतरी हुई। संभावना है कि सीमा शुल्क की दरें बढ़ेंगी क्योंकि वो आत्मनिर्भर भारत के पूरे अभियान से मैच भी करती हैं। तो एक हिस्सा वो रह गया है जो हमें अभी टैक्सेस के साइड से पता चलना है। दूसरा जो बड़ा हिस्सा इस बजट का इंटेंशन है, इस बजट का जो फोकस है बड़े पैमाने पर सरकारी कंपनियों का विनिवेश, निजीकरण, वो कहाँ तक पहुंचेगा ये हमें साल के बीच में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो वो बातें हैं जो समय के साथ पता चलेंगी, लेकिन थोड़ा सा दूसरी बात कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा और गहराई से देखें तो कौन सी बातें हैं जो पुख्ता हुई हैं, जो इस बजट से, जिनके बारे में ये कहा जाए कि सरकार पहले थोड़ा हिचक रही थी स्वीकारने में, लेकिन अब सरकार ने उन बातों को स्वीकार लिया है? देखिए, इस बजट में सरकार ने एक बड़ी सच्चाई से नजर मिलाई है और नजर ये मिलाई है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। राजकोषीय घाटा 9.5% है। आमतौर पर सरकार चाहती तो इसे इधर उधर छिपा कर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से सरकार ने 9.5% का राजकोषीय घाटा मान लिया जीडीपी के अनुपात में, जो लगभग 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनता है, जो बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा नंबर है। और अब सारी चीजें आने वाले साल में इस एक आंकड़े के आसपास घूमेंगी क्योंकि अगले साल भी 7% के राजकोषीय घाटे की 6.8% के राजकोषीय घाटे की संभावना जाहिर की गई है। तो ये चीज सरकार ने स्वीकार कर ली। दूसरी चीज सरकार ने एक और चीज स्वीकार की कि अगले साल भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी की संभावना है, तो पर उतनी भी तेज नहीं है जितनी लोग कह रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू के नंबर है, जो राजस्व के आंकड़े हैं, वो हमें बताते हैं कि अगले साल की बढ़ोतरी राजस्व के लिहाज से उतनी अच्छी नहीं होने वाली है। यानी सरकार ने जितनी कमाई का आकलन पिछले साल किया था, अगले साल का आकलन उससे भी कम रहने वाला है। तो ये 2 चीजें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। इसी के आसपास इस बजट की पूरी बुनावट बनाई गई है। जी, और विनिवेश को लेकर बात हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार अपनी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, ये लक्ष्य रखा है। तो टारगेट क्या कर रही है सरकार? मतलब ये मंशा और मजबूरी, ये जो भी इसको कहें, इससे क्या समझ में आता है?
सरकार थोड़ा कंजर्वेटिव दिखी, इंटेंशन बहुत बड़ा दिखा। जितने नाम लिए गए, जितनी एसेट संपत्तियों के नाम लिए गए, वेयर हाउस, स्टेडियम, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे लाइनें, गैस की और पेट्रोल की पाइपलाइन और तमाम कंपनियां, बैंक, उस हिसाब से सरकार का ने जो लक्ष्य रखा वो पिछले साल से भी कम था। 1,75,000 करोड़ का लक्ष्य रखा, जो पिछले साल से कम है। पिछले साल करीब 2,10,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य था। तो इसका मतलब ये है कि सरकार को उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा विनिवेश वो इस साल कर पाएगी, क्योंकि सरकारी कंपनियों के विनिवेश में लंबा समय लगता है। पर इंटेंशन शो कर दी। इंटेंशन शो करने का फायदा हुआ कि शेयर बाजार को उत्साह मिल गया। बाजार को लगा कि सरकार बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन या सरकारी संपत्तियों की बिक्री करने जा रही है। पर इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना जरूरी है हमारे लिए, कि अभी तक हमने विनिवेश देखा था। अब सरकार सरकारी संपत्तियों की का मोनेटाइजेशन भी करेगी, यानी उनको बेचेगी भी सीधे आउटराइट, कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कुछ हिस्सा निकाल कर बेच दिया या कुछ हिस्सा ट्रांसमिशन लाइंस का बेच दिया। ये एक नई प्रक्रिया है। ये कैसे होगी, इसको किस कीमत पर बेचा जाएगा, प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी, इसमें सही कीमत बाजार में मिलेगी उनको, ये सारे सवाल हमें आगे देखने होंगे। लेकिन सरकार का एस्टीमेट कंजर्वेटिव है, इंटेंशन काफी बड़ा है। एक और चीज़ कि हर बजट में सरकार जो है जनता को कुछ देती है, हालांकि उसे लेती भी है, लेकिन क्या इस बजट को ये कहा जा सकता है कि ये देने का कम है और लेने का ज़्यादा बजट है? ना ये देने का बजट था ना लेने का बजट था। इसमें सिर्फ सीधी सी चीज ये थी कि सरकार अपने खजाने की वास्तविकता से देश को परिचित करा रही थी, और एक सेस लगाकर जो थोड़ा बहुत टैक्स जुटाने की कोशिश की गई वो सामने है। अगर कुछ और टैक्स बढ़ेंगे तो शायद वो कस्टम पॉलिसी के जरिए बढ़ाए जाएंगे। सरकार इस साल इस बजट में कुछ भी देने की परिस्थिति में नहीं थी, हालांकि अपेक्षा बहुत जरूरी थी। पूरी दुनिया की सरकारों ने जो इस मंदी के दौरान अपने लोगों को बहुत मदद की है, पर सरकार ने एक तरह से खोल कर देश के सामने रख दिया कि ये खजाना है, इस खजाने के बेस पर हम किसको क्या दे सकते हैं। तो इसलिए आम लोगों की जिंदगी पे, उनकी नौकरियों पे, उनके रोजगार पे, उनकी तनख्वाहों पर इस बजट का कोई असर होने वाला नहीं है। चीजें हस्ब मामूल जैसी हैं वैसी ही चलेंगी। जब इकोनॉमी अपने आप रिवाइव होना शुरू होगी तब धीमे धीमे चीजें वापस सामान्य स्थिति में आएंगी। ये थे अंशुमान तिवारी। बजट से मार्केट गदगद है। मार्केट, जब मैं मार्केट कह रहा हूँ तो शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। शेयर मार्केट में गजब की तेज़ी दिखी आज, और मज़ेदार बात यह है कि बजट आने से पहले ही शेयर मार्केट की छलांग शुरू हो गई थी और फिर वो बढ़ता गया। 48,600 पर सेंसेक्स बंद हुआ, करीब 2,314 पॉइंट्स की बढ़त के साथ, और निफ्टी भी 646 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 14,281 पर बंद हुआ। दर्पण शाह हैं हमारे साथी पत्रकार, शेयर मार्केट पर नज़र और पकड़ रखते हैं, और हमने उनसे बात की और पूछा कि शेयर मार्केट इतना खुश क्यों है, मतलब क्या उम्मीदें हैं जो शेयर बाजार देख पा रहा है। इसके देखिए दो गौण कारण हैं और एक महत्वपूर्ण कारण है। दो कारण जो मतलब मुझे छोटे लगते हैं, मेरी निजी राय है, जो मुझे छोटे लगते हैं लेकिन जिन्होंने बाजार को बढ़ाने में सहायता दी है वो बजट के कारण हैं। एक तो प्राइवेटाइजेशन पे, क्योंकि इसका पूरे बजट का जो सार निकल के आ रहा है वो प्राइवेटाइजेशन निकल के आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो एक और कारण मुझे लगता है LIC के IPO या LIC की जो लिस्टिंग होगी, वो दो कारण हैं। और तीसरा थोड़ा आपको हास्यास्पद लगेगा, लेकिन जो मुझे बड़ा कारण ये लगता है कि जो मार्केट है इस अभी नहीं पिछले कई महीनों से, और केवल भारतीय मार्केट ही नहीं, पूरे वैश्विक मार्केट, चाहे आप डाउ जोन्स ले लें, चाहे आप निक्की ले लें, कोई भी, वो बड़े वियर्डली बिहेव कर रहे हैं। वो आपकी जो मार्केट की या अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को नहीं परिलक्षित कर रहे हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि बजट बहुत अच्छा है या उस वजह से ये हुआ हो, या फिर क्योंकि आप देखिए कि जब बजट नहीं भी आया था 11 बजे तक, तब तक भी वो 1% या 1.5% की वृद्धि कर चुका था। और वैसे भी मार्केट जो होता है वो प्रॉफिट्स का और इन सब चीज़ों का डिस्काउंट लेके चलता है। मतलब आज से जो 1 महीने बाद या जो 2 महीने बाद खबर आनी होती हैं, आने की अपेक्षाएं होती हैं, उनका वो डिस्काउंट्स अभी लेके चलता है। तीसरी एक अंतिम पॉइंट मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कुलदीप, की देखिए जो सेंसेक्स है वो 30 बड़ी कंपनियों का, BSE में लिस्टेड 30 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है। वैसे ही जो निफ्टी है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 50 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है। इन मात्र 30 या 50 कंपनी से आप देश के बारे में निश्चित नहीं हो सकते हो। एक हद तक हो सकते हो, लेकिन पिछले 6-7 महीनों में जितना मैंने इसको देखा है, ये
ये उतना भी नहीं मतलब आपकी आर्थिक स्थितियों को बता पा रहा है। जो वी शेप रिकवरी अगर कहीं पे देखने को मिली है वास्तविक रूप से, तो वो आपके सेंसेक्स में मिली है, वो आपके शेयर मार्केट में मिली है, फिर चाहे वो भारत शेयर मार्केट हो या कहीं विदेश का। दर्पण, इस उछाल के आज के जो बिगेस्ट गेनर्स और लूजर्स कौन रहे, कौन से शेयर्स रहे? बैंकिंग सेक्टर सबसे बिगेस्ट गेनर था। अंतिम जब मैंने देखा था तो इंडसइंड सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ था। इस पे 10%, यानी कि जब अगर 10% शेयर बढ़ जाते हैं, कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनकी ट्रेडिंग रुक जाती है 5% या 10% बढ़ने पे, लेकिन कुछ शेयर ऐसे होते हैं कुलदीप जो कि आपके डेरिवेटिव्स में भी ट्रेड करते हैं, या ऐसा मान लीजिए कि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो बढ़ते चले जाएं लेकिन उनकी ट्रेडिंग नहीं रुकती है। तो इंडसइंड भी एक ऐसा शेयर है जिसका कितना भी बढ़ जाए एक दिन में उसकी ट्रेडिंग नहीं रुकेगी, लेकिन कुछ मिनट के लिए रोक दी जाती है। तो इंडसइंड 10% बढ़ा, ट्रेडिंग रुकी, उसके बाद और बढ़ा। तो मैं आपको टॉप 5 शेयर्स बता देता हूं जो इस बार अभी बढ़े हैं। तो मैं आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप की कंपनीज हैं उनके शेयर्स बता रहा हूं। इंडसइंड बैंक, जैसा मैंने आपसे कहा था, ये अंत मार्केट क्लोज होते वक्त 14.75 यानी कि 15.25% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ और 124 पॉइंट्स की बढ़त इसमें देखी गई। अगेन जो सेकंड वाला है वो भी बैंकिंग सेक्टर का है, आईसीआईसीआई बैंक, इसमें आपको 12.47 की बढ़ोतरी देखी गई। बजाज फिनसर्व एक पैसिव बैंकिंग नहीं तो फाइनेंस सेक्टर आप कह सकते हो, इसमें भी 11.23, यानी कि टॉप के जो 2 हैं वो तो बैंकिंग, प्योर बैंकिंग है। टॉप के जो 3 हैं उनमें एक फिनेंस है, अशोक लेलैंड है और उसके बाद डीएलएफ है। तो टॉप 5 में, और इनफैक्ट एसबीआई जो है छठा जो है अपना पीएसयू, वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक, वो भी इनमें टॉप 6 में आता है। ये है वो शेयर्स जो आज बढ़े हैं। मुझे लगता नहीं है कि आज संख्या ज्यादा होगी घटने वालों की। घटने वालों में देखिए यूपीएल, डॉक्टर रेड्डी। अच्छा, इसमें एक चीज कॉमन आ रही है कुलदीप, मैं आपको बताना चाहूंगा। यूपीएल, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ल्यूपिन, आप समझ रहे हैं कि क्या कौन सा सेक्टर जो है वो घटा? तो ये हेल्थ केयर सेक्टर या फिर जो हेल्थ केयर कंपनीज हैं उनके शेयर आज घटे हैं। हालांकि देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि उनके लिए भी काफी अच्छा खासा एलोकेशन किया गया है, इनका घटने का भी मतलब नहीं बनता था। हाँ, तो इसमें बस आखिरी सवाल मेरा ये है कि कौन बढ़ा और कौन घटा से कोई निष्कर्ष, कोई कंक्लूजन समझ में आ रहा है क्या? या फिर जैसा आपने कहा कि ये वियर्डली बिहेव कर रहे हैं दुनिया भर के शेयर मार्केट्स? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हेल्थ बजट में भारत ने बड़ी बढ़ोतरी की है, फिर भी फार्मा कंपनियों के शेयर्स नीचे आए हैं और बैंकों के शेयर्स ऊपर गए हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि अब मैं जितने भी महीनों से मार्केट को देख रहा हूँ, जितने भी सालों से मार्केट को देख रहा हूँ, उसमें हर बार ये खबर आती है अखबारों में कि मार्केट इन कारणों से बढ़ा। कभी भी आपको ये खबर देखने को नहीं मिलेगी कि मार्केट इन कारणों से बढ़ेगा। तो मार्केट बढ़ने के बाद या किसी शेयर के बढ़ने के बाद तो कारण ढूंढे जा सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है। स्पेसिफिक रीजन अगर मैं आपसे कहूँ, कहीं भी आपको ढूंढने से प्रथम दृष्टया नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप मानेंगे कि ये सब तभी कहा जा सकता है जबकि रिजल्ट आ गए हों। रिजल्ट से पहले कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, और अगर ऐसा कोई करता है तो वो निश्चित रूप से मार्केट को अभी नहीं पहचानता। क्योंकि आप देखिए, जैसा आपने भी कहा था, बैंकिंग सेक्टर में सबसे बुरी हालत कम से कम अब तक बैंकिंग सेक्टर की है। फार्मा में इन्होंने अभी अच्छा खासा पैकेज दिया है, कम से कम 137% की वृद्धि हुई है। 5-7% इधर होगा, लेकिन इतनी 137% की वृद्धि यानी कि 237% कर दिया गया है। फिर भी आपका अगर फार्मा सेक्टर घटता है या बैंकिंग सेक्टर बढ़ता है तो उसमें वही चीज जो 2 गौण रीजन है वही होते हैं। अन्यथा मेरा उत्तर यही रहेगा कि शेयर मार्केट उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है कि इससे कुछ निष्कर्ष निकाले जा सके। ये थे दर्पण साहब। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अब बजट से थोड़ा ब्रेक लेते हैं। अगर आपकी भूख बड़ी है बजट की, विस्तार से आप समझना चाहते हैं, तो आज पॉडकास्ट का जो एपिसोड है आज का, उसमें आराम से तसल्ली बख्श चर्चा है
लंबी बातचीत है शुभम शंखधर से, और उसमें उन्होंने बजट के और भी बहुत सारे पहलुओं का एनालिसिस किया है, उसको आप सुन सकते हैं। पर अभी बात कर रहे हैं दिन भर में पड़ोसी देश म्यांमार की। वहाँ जो है कल आधी रात हो गया तख्ता पलट। म्यांमार की सेना ने वहाँ की डिफैक्टो नेता आंग सान सूची और राष्ट्रपति विन मिंट को हिरासत में ले लिया है। 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी है। हालांकि म्यांमार के लिए तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। 5 दशक तक वहाँ सेना का शासन रहा है और लंबे स्ट्रगल के बाद वहाँ डेमोक्रेसी बहाल हुई थी। जैसे भी हुई, जिस तरह से, जिस रूप में भी आ पाई, उसकी भी अपनी आलोचनाएं हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नेता आंग सान सूची के समय में ही रोहिंग्याओं के खिलाफ एक इतना बड़ा नरसंहार हुआ म्यांमार में। बहरहाल अब वहाँ फिर से सेना शासन को अपने हाथ में ले चुकी है। आंग सान सूची हिरासत में है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका ये है कि म्यांमार को आज़ादी मिली थी 4 जनवरी 1948 को। ब्रिटेन से उसे आज़ादी मिली और 1962 तक वहाँ लोकतंत्र रहा, सरकारें चुनी जाती रहीं। लेकिन 2 मार्च 1962 को सेना ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया और सत्ता हाथ में ले ली। तो ये जो आर्मी रूल था, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं थी, क्योंकि अरसे तक इस दौरान वहाँ सिविल वॉर होता रहा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते रहे। लेकिन 26 साल बाद 1988 में आंग सान सूची का उभार हुआ और उससे लोकतंत्र की बहाली की उम्मीदें जगी। उन्होंने पार्टी बनाई, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। 1990 में चुनाव हुए जिसमें वो जीती। लेकिन म्यांमार के जो सैन्य शासक थे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ उनकी जीत, और उन्होंने इन नतीजों को मानने से इनकार कर दिया और सूची को नज़रबंद कर दिया, सत्ता अपने हाथ में रखी। करीब 15 साल तक नज़रबंद रहने के बाद 2010 में जब बहुत ही इंटरनेशनल प्रेशर हो गया, बहुत अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो गया, उसके बाद आखिरकार सैन्य शासन को झुकना पड़ा और सूची को रिहा किया गया। 2012 में चुनाव हुए और फिर से सूची की धमाकेदार जीत हुई, डेमोक्रेसी बहाल हुई। लेकिन समय का पहिया घूमा और आज फिर वहाँ शासन सेना के हाथ में है। मिलिट्री कमांडर इन चीफ मिन आंग लाइंग अब वहाँ के प्रमुख हैं। हमने बात की इंडिया टुडे टीवी में फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से इस पूरे मसले को समझने के लिए, और उनसे ये पूछा कि ये हालात वहाँ कैसे बने, म्यांमार में ये नौबत कैसे आन पड़ी। जी, अभी जो लेटेस्ट आ रहा है वो ये है कि मिलिट्री हैज टेकन कंट्रोल। मिलिट्री ने अपने हाथ में ले लिया है पूरे पावर्स और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको डिटेन कर लिया है। कह रहे हैं जो मिलिट्री हुंटा है, उनका ये मानना है कि करप्शन और फ्रॉड हुआ था। जो अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे उनमें करप्शन और फ्रॉड हुआ था, जिसकी वजह से सूची का लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ था और वो जीती थी। अब वो कह रहे हैं कि हम इसको आप कू की तरह ना समझें, इसको ऐसे देखें कि अभी के लिए हुंटा के हाथ में रहेगा के हाथ में रहेगी पूरी सत्ता और फिर से इलेक्शंस होंगे, और जब इलेक्शंस होंगे उसके बाद देखेंगे कि कौन जीतता है। लेकिन अगर आप पूछे कि ये नौबत ही क्यों आई, अगर आप ये सवाल करते हैं तो वो इसलिए हुई है क्योंकि इससे पहले मिलिट्री को हमेशा से ये लगता था कि कंट्रोल तो मिलिट्री का ही है, चाहे ऑंग सान सूची स्टेट काउंसलर बने, चाहे उनका प्रेसिडेंट कोई भी हो और चाहे उनका प्रीमियर कोई भी हो, पावर जो है वो मिलिट्री के हाथ में है। लेकिन नवंबर में जो इलेक्शंस हुए उसमें जिस तरीके से ऑंग सान सूची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जीत कर आई है, उससे कहीं ना कहीं म्यांमार के इस मिलिट्री को धक्का लगा है और ये डर भी है कि सही मायने में और सही तौर पे कहीं डेमोक्रेसी म्यांमार में ना आ जाए और जिससे उनकी जो पावर है वो खतरे में आ जाए। इसलिए ये जो कू की बात कर रहे हैं, ये जो टेक ओवर हुआ है जिसमें सूची और प्रेसिडेंट विन मिंट जो वहाँ के राष्ट्रपति है उनको डिटेन कर लिया गया है, वो कहीं ना कहीं इसके चलते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें भारत से अमेरिका, यूके, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें रिएक्शंस आ रहे हैं और सब यही चिंता जता रहे हैं कि अगर डेमोक्रेटिक वे से कोई वापस पावर में आता है तो ऐसे टेक ओवर करने की जरूरत मिलिट्री को नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा गीता जी, भारत के लिए मसला किस तरह का कंसर्न लेकर के आता है, क्योंकि क्या आंग सान सूची के होने से भारत को कोई फ़ायदा था कि एक डेमोक्रेटिक सरकार थी, या इससे पहले जब आंग सान सूची सत्ता में नहीं थी, जब वहाँ सेना के हाथ में सत्ता थी, तब जब सैन्य प्रशासन से भारत सरकार को डील करना पड़ता था तो क्या उन्हें मुश्किलें आती थीं या उतना ही आसान था, वो भी दोनों तरफ से स्मूथ था? क्या चेंजेस भारत के लिए ये बदलाव लेकर के आ रहा है?
देखिए, भारत ऑंग सान सूची से पहले भी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ऑंग सान सूची से पहले भी जब हुंटा की सरकार थी, तब भी काफ़ी कंटिन्यूड इंटरैक्शन और एंगेजमेंट रहा है म्यांमार और भारत के बीच। लेकिन अगर आप म्यांमार के पॉलिटिक्स और डायनामिक्स, रीजनल डायनामिक्स की बात करें, तो आपको कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि चीन का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है म्यांमार में और म्यांमार पर। कहीं न कहीं अगर डेमोक्रेटिक लीडर्स आ जाते हैं, तो भारत के लिए वो एक तरीके से अच्छी खबर ही होती है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भारत म्यांमार के साथ काफ़ी डीपली जुड़ा हुआ है, चाहे वो सित्ते पोर्ट प्रोजेक्ट हो, एंगेजमेंट्स की बात करें, रखाइन स्टेट में जहाँ से रोहिंग्या आते हैं, वहाँ पर रिहेबिलिटेशन की बात हो, रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भारत काफ़ी डीपली इन्वॉल्व था ऑंग सान सूची के सरकार के साथ। अब जब आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व्ड होते हैं, तो कहीं न कहीं आपका इन्फ्लुएंस उस देश में बढ़ता है। अगर हुंटा वापस आती है और अगर मिलिट्री सरकार वापस आए, तो कहीं न कहीं भारत को ये चिंता ज़रूर रहेगा कि चीन का जो इन्फ्लुएंस है म्यांमार में, वो फिर से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि म्यांमार और भारत के रिश्ते खराब हो जाएँगे। जब भारत ने एक तरफ से ये कहा है कि चिंता ज़रूर जताई है और ये भी कहा है कि वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है लगातार, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री हुंटा ये नहीं समझती है कि भारत उनके लिए आज कितना महत्वपूर्ण देश है और कोविड के दौरान कितनी मदद पहुँचाई है म्यांमार को। तो इसलिए अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो डेंजर में आ जाएँगे, क्योंकि मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। और ये भी जानिए कि मिलिट्री अपने लिए एक टाइम फ्रेम दे रहा है कि 1 साल के अंदर इलेक्शंस करने वाला है फिर से। वो बस इतना चाहता है शायद कि लैंडस्लाइड विक्ट्री एक पार्टी को ना हो। इसलिए शायद ये जो किया गया है, इसी के चलते किया गया है, क्योंकि उनको लग रहा है वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। लेकिन भारत और म्यांमार के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे टेंशन वाली बात है। ये ज़रूर है कि चीन को देखते हुए म्यांमार में जो भी हलचल होती है, उस पर बिल्कुल कड़ी नज़र बनाए रखेगा भारत। ये थी इंडिया टुडे टीवी में फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन। आज थोड़ी गंभीर बातें थीं, बजट था, म्यांमार था, तो जाते जाते क्रिकेट की बात करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में किस प्रदेश की क्रिकेट टीम T20 की विजेता है, T20 की सबसे अच्छी टीम किस प्रदेश की है, तो आप तमिलनाडु कह सकते हैं बेहिचक। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि T20 क्रिकेट का हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसका फाइनल हुआ कल और तमिलनाडु ने बड़ौदा को हरा दिया। लेकिन मैच से थोड़ा हटकर थोड़ा और आगे की बात ये करेंगे कि तमिलनाडु की टीम में ख़ास क्या है, क्या टेक अवेज हैं इस टूर्नामेंट के भारत के भविष्य के लिहाज से। एक खिलाड़ी है शाहरुख खान, जिनकी बड़ी चर्चा है। एक स्पिनर हैं मणिमरन सिद्धार्थ, जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी रहे। तो तमिलनाडु की टीम और उसकी जीत के टेक अवेज क्या हैं, इस पर बात की है हमारे साथी कुमार केशव ने आज तक रेडियो के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, 13 साल का सूखा खत्म करते हुए तमिलनाडु की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत लिया। उनके पास रविचंद्रन अश्विन नहीं थे, वॉशिंगटन सुंदर नहीं थे, टी नटराजन नहीं थे, फिर भी टीम पूरी श्रृंखला में एक भी मैच नहीं हारी। तो इस शानदार जीत के नायक कौन रहे और तमिलनाडु का जो ये प्रदर्शन रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, काफी बढ़िया जीत दर्ज की उन्होंने, और जैसा कि आपने कहा कि जब बड़े स्टार्स नहीं होते हैं, आपने कुछ ही प्लेयर्स का नाम लिया, कुछ प्लेयर्स और हैं जो नहीं थे, जिसमें मुरली विजय का नाम आप शामिल कर सकते हैं, विजय शंकर का नाम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा संदीप वॉरियर, एक और खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं, वो रिहाब में है अभी NCA में, तो वो प्लेयर्स नहीं थे। एक तरह से ये जो टीम थी, उनके बेंच स्ट्रेंथ का प्रदर्शन था और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और आप जहां तक हीरो के बारे में पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कोई एक खिलाड़ी आपको टूर्नामेंट नहीं जितवाता, इसका एक एग्जांपल यहाँ तमिलनाडु ने भी प्रदर्शित किया है। क्योंकि आप देखें तो हरि निशांत हो, जगदीशन जो कि लीडिंग रन स्कोरर रहे इस टूर्नामेंट में, उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा ओपनिंग करते हुए। बाबा अपराजित ने भी काफी कंसिस्टेंट प्रदर्शन
किया। शाहरुख खान ने भी, आपने याद होगा कि सेमीफाइनल मुकाबले में क्या जबरदस्त पारी खेली थी। तो सभी ने कलेक्टिव एफर्ट दिखाया और जाहिर सी बात है कि एजलेस दिनेश कार्तिक का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत काम आया, बहुत अच्छी कप्तानी की। कल के मुकाबले का ही अगर आप एग्जाम्पल लें फाइनल का, तो उन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी को खिलाया जो कि पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेले थे, एम सिद्धार्थ, और उन्होंने 4 विकेटें हासिल कर ली। तो ये दिखाता है कि किस बारीकी के साथ उन्होंने पिच को रीड किया। इससे पहले वो अश्विन क्रिस्ट को खिला रहे थे जो कि फास्ट बॉलर थे, लेकिन कल का पिच उन्होंने देखा कि स्पिन गेंदबाज को मदद करेगी, उन्होंने एम सिद्धार्थ को खिलाया और एम सिद्धार्थ ने मात्र 20 रन देकर के 4 विकेट लिए और वो मैच के हीरो बन गए। कार्तिक की कप्तानी की बात की तो मुझे याद आता है 2006-07 का सीजन, जब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी शुरू ही हुई थी, उसी साल शुरू हुई थी और उस साल तमिलनाडु ने यह खिताब अपने नाम किया था। अब जो है दूसरी बार जीती है और उस समय भी कप्तान दिनेश कार्तिक ही थे। आईपीएल में हम सबने देखा कि केकेआर की कप्तानी करते हुए दिनेश कार्तिक की काफी आलोचना हुई थी और टूर्नामेंट के बीच में ही उन्हें कप्तानी भी छोड़नी पड़ी थी। तो ये जो सफर रहा आईपीएल के बाद से दिनेश कार्तिक का जो है, उनकी कप्तानी पर अब क्या आपकी टिप्पणी होगी? नहीं, देखिए, दिनेश कार्तिक बहुत थिंकिंग कैप्टन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु का नेतृत्व करना और आईपीएल में किसी टीम का नेतृत्व करना, ये थोड़ा फर्क होता है। हालांकि मैं इस पक्ष में कल भी नहीं था और आज भी नहीं हूँ। जिस तरीके से आईपीएल के बीच में उनसे कप्तानी ली गई, ऑयन मॉर्गन को कप्तानी दी गई, ये सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं। बीच टूर्नामेंट में इस तरह के निर्णय से टीम के अंदर एक तरह से मतभेद पैदा होता है, एक खिलाड़ी का अपमान भी कहीं ना कहीं इससे समझा जाता है। तो वो जो हुआ वो तो गलत था, लेकिन जहां तक दिनेश कार्तिक की प्रतिभा का सवाल है, जहां तक लीडरशिप स्किल का सवाल है, उसमें तो कोई शक था ही नहीं। बहुत अच्छे कप्तान हैं, बहुत थिंकिंग कैप्टन है और विकेट कीपर हैं, तो वो और बढ़िया तरीके से जो है वहां से अपने ट्रुप को जो है मार्शल कर सकते हैं। तो अच्छी कप्तानी की है पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने और उसका नतीजा ये है कि बगैर कोई मैच गंवाए उन्होंने जो है ट्रॉफी अपनी टीम को दिलाई है। मणिमरन सिद्धार्थ फाइनल मैच में तुरुप का इक्का साबित हुए। उनके अलावा पी साई किशोर, उन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की। उन्हें विकेट हालांकि ना मिल पाया, बाबा पराजित भी रहे। तो क्या इसको देखा जाए, तमिलनाडु देश की स्पिन फैक्ट्री के तौर पर उभर रहा है? हालांकि एमआरएफ पेस फाउंडेशन है वहाँ। बिल्कुल, देखिए, काफी अच्छे स्पिन गेंदबाज इनके पास है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इतना जबरदस्त कंपटीशन है कि एक खिलाड़ी जो कि फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनता है, मणिमरन सिद्धार्थ, तो उसको पूरे टूर्नामेंट बाहर बैठना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि पिछले संस्करण में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, 12 विकेटें उन्होंने हासिल की थी, लेकिन इस सीजन उनको एक भी मैच नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा। साई किशोर वहां पर हैं, मुरुगन अश्विन वहां पर हैं, बाबा अपराजित अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, तो 3 तो ऑलरेडी उनके पास काफी अच्छे स्पिन गेंदबाज थे, तो सिद्धार्थ की जगह ही नहीं बन रही थी। लेकिन सही मौके को उन्होंने ग्रैब किया जब अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने 4 विकेट लिए। और याद रहे कि इनको जो है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने रिलीज कर दिया है एम सिद्धार्थ को इस बार। और मुझे लगता है इस प्रदर्शन के दम पर ऑक्शन से ठीक पहले उन्होंने जो गर्म लोहे पे चोट मारी है वो काफी काम आने वाला है उनको। पिछले साल 20 लाख में उनको खरीदा था, मुझे लगता है कई गुना शायद डबल हो जाएगा अमाउंट इस बार। शाहरुख खान का भी बड़ा नाम हो रहा है। जी, काफी बढ़िया बैट्समैन है। लोअर ऑर्डर में वो बैटिंग करते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर काफी पार हिटिंग की क्षमता रखते हैं और काफी भरोसे के बल्लेबाज दिन ब दिन बनते जा रहे हैं। ये भी एक खिलाड़ी हैं जो कि कंटेंशन में हैं इस बार आईपीएल में। इनके ऊपर भी निगाहें रहेंगी कि किस तरीके की बिडिंग होती है। क्वार्टर फाइनल में हिमाचल के अगेंस्ट मात्र 19 गेंदों पर 40 रन उन्होंने नाबाद रहते हुए बनाए थे और इस मुकाबले में भी जो है वो नाबाद रहे, काफी कम गेंदें खेली उन्होंने और अपनी टीम की जीत को उन्होंने सुनिश्चित किया। तो यकीनन एक बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट ये नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में इस खिलाड़ी का हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नाम सुने। दिन भर में आज इतना ही। साउंड मिक्सिंग कपिल देव सिंह की थी। कल सुबह आज तक रेडियो पर आज का दिन सुनिएगा। हमारा मॉर्निंग पॉडकास्ट है जिसमें हम दिन की बड़ी खबरों पर बात करते हैं। एक फॉरवर्ड लुकिंग एनालिसिस उसमें आपको देते हैं कि आज क्या हो सकता है, दिन में क्या होने वाला है और अब हर खबर में आगे की गाड़ी कहाँ जा रही है। तो आज का दिन भी सुनिए रोज़ सुबह आज तक रेडियो पर। आप हमें आज तक की मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, वहाँ रेडियो का बटन है टॉप में, उस पर क्लिक करके। और वरना आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं aajtak.in/podcast
और अगर आप अपने पॉडकास्ट किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर कंज्यूम करते हैं तो वहाँ भी हम हैं, चाहे वो एप्पल पॉडकास्ट हो, गूगल पॉडकास्ट हो, स्पॉटिफाई हो, जियो सावन हो या गाना हो, तो वहाँ भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जैसे ही कोई नया एपिसोड आए आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो या फीडबैक हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। कुलदीप मिश्र के साथ थे आप। नमस्कार।